हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके सिलेबस का पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संचार या फिर संप्रेषण। आप इसको संचार भी कह सकते हैं या फिर संप्रेषण भी कह सकते हैं। कम्युनिकेशन को किसी न किसी रूप में आप अपने स्कूल के दिनों से ही पढ़ते आ रहे होंगे, स्कूल कॉलेजेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसी को विस्तृत रूप से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में भी दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम्स में आते ही आते हैं, और टीचिंग एग्ज़ाम्स में कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, क्या होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग भी देखेंगे कि कम्युनिकेशन के क्या क्या तत्व होते हैं, क्या क्या एलिमेंट होते हैं, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग कुछ देखेंगे कि कम्युनिकेशन को किस तरह से, कम्युनिकेशन का मॉडल कैसा होता है और क्या क्या एलिमेंट इसमें शामिल होते हैं, और किस तरह से कम्युनिकेशन के पूरा प्रोसेस होता है। उससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के तैयारियों से रिलेटेड रेगुलर वीडियो जो है अपलोड होते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ और इसके अलावा जो नोटिफिकेशंस हैं वो वहाँ पर मिलते रहते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग आज देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है संचार के बारे में ही देखते हैं हम लोग कि संचार है क्या, उसके कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सार्थक चिन्हों द्वारा सूचनाओं को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार है। तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन, आपको पता ही होगा कि जो ये कम्युनिकेशन है वो असल में होता क्या है। ये सार्थक चिन्हों के द्वारा, यानी कि चिन्हों को सार्थक होना चाहिए। यहाँ जो भी चिन्ह यूज़ किए जाएंगे, चाहे वो ध्वनि संकेतों के द्वारा बोला जाएगा या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या फिर शब्दों के द्वारा, ठीक है, तो वो सार्थक होने चाहिए। मान लीजिए हम किसी को कुछ लिख करके दिखा रहे हैं, जैसे कि CAT, तो इसका मतलब होता है कैट, कैट यानी बिल्ली। ठीक है, तो इसका सार्थक होना जरूरी है। जब हम इसको दूसरे को लिख करके दिखा रहे हैं तो इसका कोई मायने होना जरूरी है। ठीक है, इसका कोई मतलब होना जरूरी है। अगर हम उसको इस तरह से कुछ लिख करके ATC ऐसा कुछ लिख देते हैं और अगर इसका कोई मतलब नहीं है तो ये संचार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, संचार की यही खासियत है, यही विशेषता है कि उसमें जो भी संकेत दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है, जो भी सूचनाएं दूसरे तक पहुंचाई जाती हैं, उसका मायने होना जरूरी है, कुछ ना कुछ उसका अर्थ होना जरूरी है। अगर वो निरर्थक है, कोई भी उसका अर्थ नहीं है, तो उसको संचार नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। संचार असल में है क्या? संचार जो है सार्थक चिन्हों का आदान प्रदान है, सार्थक चिन्हों का होना जरूरी है उसमें। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना ही संचार है। तो सूचना यानी कि सूचना क्या होता है? सार्थक चिन्ह जो होते हैं, ठीक है, सार्थक चीज़ों को जो उनका आदान प्रदान किया जाता है वही तो सूचनाएं हैं, और उन्हीं को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही जो है संचार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि जब मनुष्य अपने हाव भाव संकेत, ठीक है, अपने हाव भाव संकेतों और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करते हैं तो उन्हें संचार कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। जैसे आपस में हाव भाव, संकेत या फिर वाणी के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से अगर वे एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं या फिर अपने विचार का आदान प्रदान करने की कोशिश करते हैं तो ये संचार कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि कम्युनिकेशन अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट नामक शब्द से हुई है। अब उसकी उत्पत्ति के बारे में एक दो लाइन देख लीजिए कि कम्युनिकेशन जो वर्ड है, ठीक है, संचार को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहा जाता है, और ये जो है अंग्रेजी भाषा का वर्ड है। कम्युनिकेशन क्या है? अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, और उसकी उत्पत्ति यानी कि वो ओरिजिन कहाँ का है? लैटिन वर्ड है ये। ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है, कम्युनिस्ट से हुआ है, कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट से कम्युनिकेशन बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? कम्युनिस्ट का जो है मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुदाय। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? समुदाय, और इसी से बना हुआ है कम्युनिकेशन। तो
अर्थात भाईचारा, मैत्री भाव, सहभागिता आदि इसके अर्थ हो सकते हैं। चूंकि यहाँ कम्युनिस्ट का अर्थ समुदाय है, तो कम्युनिकेशन का या फिर कम्युनिस्ट का अर्थ क्या निकाला जा सकता है? भाईचारा, मैत्री भाव, सहभागिता, एक दूसरे की सहयोग करना, एक दूसरे का मदद करना, इस तरह की चीजें शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो ये लैटिन भाषा के वर्ड कम्युनिस्ट से बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संचार का डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं, आप गूगल में सर्च करेंगे आपको खूब सारे डेफिनेशन इसका मिल जाएंगे, वहाँ से आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ हम एक डेफिनेशन यहाँ लिए हुए हैं, एक परिभाषा यहाँ पर, और देखते हैं वो क्या है। रॉबर्ट एंडरसन के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। उन्होंने क्या कहा है कम्युनिकेशन के बारे में कि वाणी, लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विनिमय करना संचार कहलाता है। वाणी के द्वारा, लेखन के द्वारा या फिर संकेतों के द्वारा, जो भी हम लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ABC क ख ग, जो भी लिखते हैं इसके द्वारा, लेखन के द्वारा, वाणी के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा जो भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है, विचारों का, ठीक है, विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विनिमय। विनिमय का मतलब ही लेना देना, ठीक है, विनिमय का क्या मतलब होता है? लेना देना को ही विनिमय कहा जाता है। ठीक है, तो विनिमय करना ही संचार कहलाता है। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस। ठीक है, तो इस तरह से स्पीच के द्वारा, राइटिंग या फिर साइंस के द्वारा सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना जो है संचार कहलाता है। आगे देखते हैं संचार के उद्देश्य। ठीक है, संचार के उद्देश्य देख लेते हैं क्या दिया गया है। फर्स्ट नंबर 1 है भाव, विचार, संदेश, ज्ञान, सूचना आदि को दूसरे लोगों तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। संचार का उद्देश्य क्या है? भाव, विचार, संदेश, ज्ञान या फिर सूचना आदि चीज़ों को, इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आदि चीज़ों को लोगों तक यानी एक के द्वारा दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है, और यही इसका उद्देश्य है संचार का। सेकेंड है अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान करना। ठीक है, जो भी अपने अनुभव होते हैं उन्हीं का आदान प्रदान करना संचार का उद्देश्य होता है। समाज के सदस्यों को समझना, उनका विश्वास अर्जित करना। ठीक है, अर्जित यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अर्जित यहाँ ऊपर से ऐसे र निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान, सूचना और अनुभवों को परस्पर बांटना, उन्हें दूर दूर तक पहुंचाना या फैलाना। तो ज्ञान है, सूचना है और जो भी अनुभव है उनको आपस में बांटना और उन्हें दूर दूर तक फैलाना। ठीक है, दूर दूर तक फैलाना। एक व्यक्ति का अनुभव आज की टेक्नोलॉजी में ऐसा बिल्कुल बहुत ही आसानी से संभव है कि एक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने सूचनाओं को, अपने ज्ञान को, ठीक है, अपने अनुभवों को पूरी दुनिया में फैला सकता है। ठीक है, अमेरिका में बैठा हुआ एक व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने अनुभवों को पूरी दुनिया में सिर्फ लाइव टेलीकास्ट के जरिए, ठीक है, कुछ सेटिंग के जरिए बस पूरी दुनिया में अपने विचारों को फैला सकता है। तो ये होता है संचार के उद्देश्य। चलिए आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसको इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर से देख लीजिएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट खींच करके भी रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, संचार की विशेषताएं देखते हैं। संचार की विशेषताएं यहाँ पर इंग्लिश में भी है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं संचार की विशेषताएं क्या दिया गया है। पहला नंबर, संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। उसकी विशेषताएं हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कहते हैं। तो संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, संप्रेषण कभी रुकती नहीं है, तो संचार को ही संप्रेषण कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। कम्युनिकेशन, संचार, संप्रेषण सब एक ही चीज़ है। तो संप्रेषण जो है लाइफ लॉन्ग, मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक संचार चलता रहेगा, संचार की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। और ये मत समझिएगा कि संचार या फिर कम्युनिकेशन सिर्फ व्यक्ति ही कर सकते हैं, सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं, नहीं। संचार हर एक जीव में होता है, हर एक जीव का अपना अलग लैंग्वेज होता है। जो जानवर बोल नहीं सकते वो अपने हाव भाव से संचार करते हैं। ठीक है, चाहे वो गाय है, कुत्ता है, चिड़िया है, कोई भी जीव जंतु हैं, सभी की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। कोई इशारों में बात करते हैं। ठीक है, कुत्तों को आपने कई तरह की आवाज़ें निकालते सुना होगा, तो उनके हर अलग अलग तरह की आवाज़ों का अलग अलग मतलब होता होगा, जो सिर्फ वही जानवर समझ सकते होंगे। तो इस तरह से हर एक जानवर, चाहे वो मेढक है, चाहे वो सांप है, ठीक है, सांप फुंकारता है, तो उसकी हर एक जीव की अपनी अलग लैंग्वेज होती है। तो हर एक जीव संचार करता है, हर एक जीव में संचार की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है, तो यही मैंने बताया कि संचार जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक जीवन रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, तब तक संचार
रहेगा इस दुनिया में। नेक्स्ट है संप्रेषण में दो या अधिक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, संचार में दो या अधिक, कहने का मतलब दो व्यक्ति या उससे भी ज़्यादा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक अकेला व्यक्ति कभी भी विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकता किसी से भी, ठीक है, उसके लिए सेकेंड पर्सन का, उसके लिए दूसरे व्यक्ति का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग होता है। संप्रेषण में क्या होता है, संकेतों का, शब्दों का या फिर चिन्हों का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर कोई लिख के, कोई संकेत के द्वारा बताता है, कोई लिखता है तो वो चिन्हों के द्वारा हो गया, अगर कोई बोलता है तो वो शब्दों के द्वारा हो गया। इस तरह से संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण द्विगामी प्रक्रिया है। ये भी, इसमें भी मिस्टेक है, थोड़ा इसको सुधार लीजिएगा। द्विगामी होता है मतलब टू वे, ठीक है, टू वे प्रोसेस है। ये जो संचार है, ये जो कम्युनिकेशन है, तो ये द्विगामी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। विचारों का आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। नेक्स्ट है संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्ति के बाद प्रेषक पर ही समाप्त होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब संप्रेषण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो एक व्यक्ति से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ एक पर्सन है, यहाँ एक पर्सन है। जब ये कुछ बोलता है तो यहाँ इसके तक संकेत जाता है, ठीक है, सेकेंड पर्सन तक संकेत जाता है। अब जब वो संप्रेषण की प्रक्रिया में जब वो सूचनाओं को ले चुका होता है, उसका मतलब समझ चुका है, तो फिर ये क्या करता है, ये फीडबैक देता है, ठीक है। आगे हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि फीडबैक क्या होता है, ठीक है। फीडबैक से आप लोग परिचित भी होंगे। तो सुनने वाला व्यक्ति, सूचनाएं ग्रहण करने वाला व्यक्ति एक फीडबैक देता है। वो फीडबैक किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे कि उसके बातों का जवाब देना, उसके प्रश्नों का जवाब देना, या फिर उसको ये बताना कि मैंने आपकी सूचनाओं को प्राप्त कर लिया है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये होता है फीडबैक। तो यही चीज़ है कि एक से शुरू होता है, ठीक है, और वहीं पर वापस उसी पर आकर के वो खत्म होता है। तो ये एक चक्रीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट है संचार उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। तो जो बातें, जो सूचनाओं का आदान प्रदान उद्देश्यपूर्ण होता है उसी को संचार कहते हैं। तो संचार जो है उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। बिना उद्देश्य से की गई कोई बातचीत एक तरह से संचार नहीं कही जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया है। आगे दिया गया है संचार के तत्व। ये जो हैं, ये सभी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें कुछ 8-9 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, ये सभी संचार के तत्व हैं। और मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब आप लोग अलग अलग मटेरियल से पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स का यूज़ करेंगे, इंटरनेट में अलग अलग सर्च करेंगे, तो कई जगह अलग अलग, कहीं पर 5, कहीं पर 6, कहीं पर 7, कहीं पर 8 इस तरह के तत्व लिखा होता है, ठीक है। वहाँ पर आप अलग अलग तरह से पाएंगे। तो इन सभी को मिलाकर के आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर ये 9 जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं वो सफिशिएंट हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कहीं अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या में दिए होते हैं। कहीं पर 5 तत्व बताए जाते हैं, ठीक है, एलिमेंट, कहीं पर 6 एलिमेंट, कहीं पर लिखा होता है कि सबसे प्रमुख 7 एलिमेंट हैं। तो इसी तरह से होते हैं, कहीं जगह 7 होता है, कहीं जगह 8 होता है। चलिए हम लोग इस पर देखते हैं और आगे इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहला है विचार, यानी कि आइडिया, ठीक है, और आगे हम लोग सभी को एक एक करके समझेंगे। सेकेंड है प्रेषक, सेंडर। तो सबसे पहले विचार आता है। संचार की प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले विचार आता है। फिर एक सेंडर का होना जरूरी है, जिसके मन में विचार आएगा वही अपने इस प्रक्रिया को जो है स्टार्ट करता है। सेंडर जो कि सेंड करता है, जो कि अपने विचारों को भेजता है अगले तक। फिर आता है संकेतीकरण, उसको इनकोड करता है, इनकोडिंग करता है उस अपने संदेश का। फिर उसमें एक मैसेज का होना जरूरी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, जितने भी यहाँ पर हैं सभी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। फिर उसमें संदेश का होना जरूरी है। संदेश नहीं होगा तो वो संदेश, वो क्या चीज़ अगले तक पहुँचाएगा, तो यहाँ संदेश का होना जरूरी है। फिर एक है माध्यम, ठीक है, जिस माध्यम से वो अपने संचार को भेजेगा, अपने मैसेज को जिस भी माध्यम से अगले तक पहुँचाएगा वो होता है माध्यम, जिसको कहते हैं चैनल, ठीक है। नेक्स्ट है प्राप्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता, जिसको कहते हैं रिसीवर। रिसीवर का होना एक अनिवार्य है। जब तक रिसीवर होगा नहीं तब तक सेंडर किसको मैसेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ सेंडर और रिसीवर ये 2 व्यक्ति होते हैं, एक भेजता है और एक प्राप्त करता है। नेक्स्ट है संकेत वाचन। संकेत वाचन, इसको कहेंगे डिकोडिंग। ये होता है संकेतीकरण यानी इनकोडिंग, इनकोड करना मैसेज को, और ये होता है मैसेज को डिकोड करना। फिर वह आता है प्रतिपुष्टि, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। फीडबैक, प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, जब एक व्यक्ति दूसरे तक मैसेज भेजता है और वो व्यक्ति फिर से उसको रिटर्न मैसेज जो रिप्लाई देता है वही होता है फीडबैक। नेक्स्ट है शोर। इसको एक्चुअली हिंदी में शोर
या फिर और भी चीज़ें कही जा सकती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉइस। अब नॉइस क्या होती है इसको आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो जो संचार की जो प्रक्रिया होती है, संचार का जो प्रोसेस होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, वो नंबर 1 से स्टार्ट होकर के नंबर 8 तक जाता है और ये 8 एलिमेंट जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला नॉइस है वो क्या चीज़ होता है, वो एक तरह से बाधक होता है, ठीक है। जो ये नॉइस है, जो ये शोर है, वो एक तरह से संचार की प्रक्रिया में बाधक की तरह होता है। और वो किस तरह से बाधक होता है आगे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है विचार, ठीक है। पहला नंबर है विचार यानी कि आइडिया। ये संचार प्रोसेस यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे पहला एलिमेंट है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग, ठीक है, उद्वेग, उच्चावच, कोई भी चीज सबसे पहले मस्तिष्क में जब आती है, जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है, सारांश रूप में उसे ही विचार कहते हैं, ठीक है। सारांश रूप में उत्पन्न विचार है। तो मस्तिष्क में कोई भी आइडिया आता है, एक कोई भी छोटी सी चीज, एक छोटा सा थॉट अगर माइंड में आता है, वही विचार है, ठीक है, वही विचार है, उसी को आइडिया कहते हैं। तो संचार का सबसे पहला एलिमेंट यही है। सबसे पहले माइंड में विचार आता है, तभी हम संचार की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो विचार को समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रेषक, ठीक है। जब एक बार जिसके मन में विचार आ गया, ठीक है, तो वही व्यक्ति कौन होता है, वही व्यक्ति होता है प्रेषक, जिसको इनकोडर कहते हैं, सेंडर भी कहते हैं या फिर स्पीकर भी कह सकते हैं। अगर वो बोल करके अपने विचारों को प्रकट कर रहा है तो उसको स्पीकर कहेंगे, ठीक है। तो प्रेषक को इनकोडर, सेंडर या फिर स्पीकर कह सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि प्रेषक संप्रेषण करता या संदेश देने वाला व्यक्ति होता है। इसके द्वारा संदेश को प्रेषित किया जाता है, इसके द्वारा संदेश का प्रेषण किया जाता है, ठीक है। प्रेषक क्या करता है, संदेश का प्रेषण करता है, अपने संदेश को प्रेषित करता है, अपने संदेश को दूसरे तक भेजता है, सेंड करता है, ये होता है सेंडर, ठीक है। तो इन दोनों को आप समझ गए होंगे। विचार, किसी के भी मन में जो थॉट आता है उसी को आइडिया कहेंगे, उसी को विचार कहेंगे, और जिसके मन में वो विचार आता है उसको प्रेषक कहेंगे हम, ठीक है। प्रेषक भी आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड एलिमेंट आ जाता है कूट संकेतन या संकेतीकरण, ठीक है। इसको इंग्लिश में आप लोग याद रखिएगा एनकोडिंग। एनकोडिंग डिकोडिंग क्या होता है पता होगा आपको। तो वो होता है एनकोडिंग यानी कि कूट का उसको कूट रूप में बदला जाता है, कूट संकेतों में बदला जाता है, जो भी विचार आता है उनको, ठीक है। तो जो प्रेषक होता है उसके मन में जो भी विचारें आती हैं तो उस विचारों को किस लैंग्वेज में, किस भाषा में, किस संकेत के रूप में अगले तक पहुंचाना है वो डिसाइड किया जाता है इस तीसरे चरण में। देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि कूट संकेतन संचार प्रक्रिया का तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसमें दी गई सूचनाओं को समझने योग्य संकेत में बदला जाता है। यानी कि आइडिया तो माइंड में है, ठीक है, वो स्पष्ट नहीं है, वो तो माइंड में है। अब उस माइंड के आइडिया को ऐसे योग्य संकेतों में बदला जाता है जिसको सामने वाला समझ सके, ऐसे शब्दों में बदला जाता है जिसको सामने वाला समझ सके। कूट संकेतन की प्रक्रिया सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है, ठीक है। वो भेजने वाले पर निर्भर करता है कि वो अपने थॉट को, अपने विचारों को कितने आसान भाषा में अगले आदमी तक पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर होता है एनकोडिंग, उस चीज़ों को मूर्त रूप देना, क्योंकि दिमाग में जो भी चीज़ें होती हैं वो अमूर्त रूप में होती है, ठीक है, इनडायरेक्ट रूप में होती है। उसको कॉन्क्रीट रूप में बदलने के लिए एनकोडिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हमारा संदेश। चौथे चरण में क्या आ जाता है, संदेश यानी कि मैसेज, ठीक है। सभी टॉपिक को बहुत आराम से समझिएगा। एक बार जब आप समझ जाएंगे फिर आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है संदेश। संदेश क्या होता है, जब संप्रेषक जो होता है जब बोलकर, लिखकर या चित्र या संकेतों के माध्यम से अपने विचार को प्रस्तुत करता है तब वह संदेश कहलाता है। अब वो क्या करता है, एनकोडिंग का यूज करके एक मैसेज रेडी करता है सामने वाले को भेजने के लिए, ठीक है। या तो बोल करके या लिख करके या चित्र बना करके या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक संदेश बना लेता है जिसको सामने वाले तक आसानी से भेजा जा सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चरण में आ जाते हैं हम माध्यम। संदेश रेडी हो गया, अब आते हैं माध्यम। माध्यम क्या होता है, माध्यम जिसको कहते हैं चैनल। माध्यम वो चीज होती है जिसके जरिए मैसेज को भेजा जाता है, एक जरिया। माध्यम का मतलब होता है जरिया।
माध्यम से तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके द्वारा सूचनाएं स्रोत से निकलकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचती हैं। तो ये साधन है, माध्यम क्या है, एक साधन है जिसके द्वारा सूचनाएं स्रोत से निकलकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचती है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं। जैसे कि मोबाइल में आजकल हम लोग सभी कोई बात करते हैं, चाहे मैसेज में करते हो, चैटिंग करते हो या फिर कॉल में करते हो। तो मोबाइल क्या हुआ, मोबाइल एक माध्यम हुआ, ठीक है। मोबाइल के ही माध्यम से हम लोग अपने मैसेज को अपने दोस्तों तक सेंड करते हैं, ठीक है। अपनी आवाज़ को बोल करके, हेलो बोल करके सामने वाले को अपनी बातों को सुनाते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। और गहराई में जाने पर अगर हम मैसेज सेंड करते हैं तो इसमें जो भी मैसेज टाइप करते हैं तो मैसेज को हम माध्यम बोल सकते हैं, ठीक है। मैसेज के माध्यम से हम अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, तो ये होता है माध्यम। प्राप्तकर्ता जब जैसे आपसी बातचीत, अब माध्यम क्या क्या हो सकता है, आपसी बातचीत, दूरदर्शन, रेडियो, फिल्म, समाचार पत्र, मैगजीन आदि सभी माध्यम हैं। जैसे कि मैंने मोबाइल का एग्जांपल दिया, मोबाइल क्या है, माध्यम है। रेडियो क्या है, माध्यम है। रेडियो में एक जगह पर बैठकर एक व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो रेडियो के माध्यम से उसको लाखों व्यक्ति सुनते हैं, तो रेडियो एक माध्यम हो गया। फिल्म को भी करोड़ों व्यक्ति देखते हैं, फिल्म क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। समाचार पत्र को करोड़ों व्यक्ति पढ़ते हैं, समाचार पत्र एक माध्यम हो गया। तो ये होता है माध्यम, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट चरण इसका जो है, नेक्स्ट घटक है, नेक्स्ट एलिमेंट है, वह है प्राप्तिकर्ता, रिसीवर, ठीक है। समझते हैं रिसीवर कौन होता है। प्राप्तकर्ता या प्राप्तिकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जो संदेश को प्राप्त करता है। इसका सीधा मतलब है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक होता है सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, अब एक होता है रिसीवर जो उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है या रिसीव करता है। तो प्राप्तकर्ता से तात्पर्य उस व्यक्ति से होता है जो उस संदेश को, उस मैसेज को, उस सूचना को प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संकेत वाचन। संकेत वाचन जिसको कहते हैं डिकोडिंग। तो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा एनकोडिंग, जो सेंडर जो होता है वो एनकोड करता है अपने मैसेज को और वही एनकोडिंग की प्रक्रिया को अंजाम देता है, ठीक है। तो जब वो एनकोडिंग करके मैसेज सेंड कर लेता है अपने माध्यम के जरिए, तब बारी आती है डिकोडिंग की। तो डिकोडिंग कौन करता है, जो प्राप्त करता होता है, जो सूचना को प्राप्त करने वाला होता है, प्राप्तिकर्ता जो होता है वो करता है डिकोडिंग। देखिए, इसको अर्थ परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना में व्याप्त संकेतों के अर्थ की व्याख्या प्राप्तकर्ता द्वारा की जाती है। यानी कि सेंडर ने तो मैसेज सेंड कर दिया आपको, अब उस मैसेज को क्या लिखा है उसने, उसको समझना आपके ऊपर है। आप उसको क्या करेंगे, मान लीजिए वो किसी शॉर्टकट में कोई मैसेज भेजता है। आजकल ऐसा हो भी गया है, व्हाट्सएप में जब लोग काफ़ी देर तक चैटिंग करते हैं तो उसमें कोड वर्ड का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। लॉन्ग वर्ड्स को जो है शॉर्ट वर्ड्स में तब्दील कर दिया जाता है। गुड मॉर्निंग को आजकल GM लिखा जाता है। तो ये कोड हो गया। जब वो किसी भी भाषा को किसी कोड में लिखता है या अस्पष्ट रूप से या फिर स्पष्ट रूप से, तो गुड मॉर्निंग GM देखते ही हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब गुड मॉर्निंग है। तो यही है, देखने वाला उसको समझ लेता है GM लिखा है मतलब मेरे दोस्त ने गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो उसको क्या करता है, डिकोड करता है। तो संकेत वाचन यही है। मैसेज प्राप्त होने पर उसको क्या करता है, उसको डिकोड करता है और ये प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाता है, अर्थ परिवर्तन किया जाता है। GM, अब GM का तो कोई मतलब होता नहीं है, सबको पता है। GM खाली शॉर्ट फॉर्म है गुड मॉर्निंग का, तो GM का मतलब गुड मॉर्निंग होता है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो यही होता है अर्थ परिवर्तन और यही होता है डिकोडिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिपुष्टि। अब ये जो है लास्ट इसका स्टेप है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फीडबैक। कई बार एग्जाम्स में फीडबैक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अलग अलग तरीके से। तो अगर एक बार आप फीडबैक को समझ जाएंगे तो किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि एक तरह की सूचना होती है। प्रतिपुष्टि, इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि, फीडबैक को प्रतिपुष्टि। फीडबैक आपको पता होगा, कई बार आप कोई ऐप यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या फिर आपने किसी वेबसाइट पर विज़िट किया हुआ होता है, या फिर आप जब फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से कुछ मंगाते हैं तो उसके कस्टमर केयर द्वारा ये कहा जाता है कि आप फीडबैक दीजिए, ये कितना अच्छा है, आपको कैसा लगा। जब आप कस्टमर केयर अधिकारी से किसी भी कस्टमर केयर अधिकारी से बात करते हैं तो वो आपको कहता है कि सर फीडबैक जरूर दीजिएगा, अभी आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, आप फीडबैक दीजिएगा। मतलब होता है कि आपको कैसा लगा वो आप जरूर बताइएगा, इस मैसेज से, इस प्रक्रिया से, ठीक है, इस बातचीत से आपको कैसा लगा, आप खुश हुए या नहीं हुए, तो आप फीडबैक दीजिएगा। यही चीज़ होता है फीडबैक, प्रतिपुष्टि, ठीक है। जो भी कार्य करने से जो अनुभव आपको हुआ उसका फीडबैक देना, ये होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि एक तरह की सूचना होती है जो प्राप्तिकर्ता की ओर से
स्रोत या संप्रेषक को प्राप्त स्रोत है। ठीक है, यानी कि जैसा मैंने समझाया था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो संदेश भेजता है उसको फिर से उसका फीडबैक जो दिया जाता है वही फीडबैक, वही प्रतिपुष्टि है। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद दिया गया है कि प्रतिपुष्टि के ही आधार पर स्रोत यह भी निर्णय कर पाता है, जो श्रोता जो है यह निर्णय कर पाता है कि उसके द्वारा दी गई सूचना में किसी प्रकार का परिमार्जन जरूरत है। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जब सामने वाले को सूचना भेजता है तो सामने वाले के फीडबैक से वो समझता है कि मैंने जो कहा वो उचित कहा या फिर मुझे और सुधार करने की ज़रूरत है, मैंने जो कहा उसको समझ में आया या फिर मैं अपने संदेश को फिर से सुधार करके उसके सामने प्रस्तुत करूं। ये उसको उसकी फीडबैक के बाद समझ आता है। तो हर कंपनियां जो है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, हर कंपनी अपने ग्राहकों से फीडबैक इसीलिए मांगती है ताकि वो समय समय पर अपनी कंपनी में, अपने प्रोडक्ट्स में सुधार कर सके। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, आप इतना समझ गए होंगे, अब आगे बढ़ जाते हैं शोर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शोर पर। तो जैसा कि मैंने पहले समझाया हुआ था, शोर को यहाँ पर क्या कहा जाता है? शोर को कहा जाता है नॉइस। इसको आप इसको शोर भी कह सकते हैं या फिर हिंदी में और भी अन्य नामों से इसको जाना जा सकता है, बट इंग्लिश में इसको नॉइस ही कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, नॉइस। ठीक है, तो नॉइस क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। किसी वांछित सूचना या संकेत को प्रभावित करने वाले विक्षोभ या अवांछित तत्व या बाह्य तत्व को शोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो नॉइस किसको कहते हैं? अवांछित सूचना या संकेत को प्रभावित, वांछित सूचना, जो भी सूचनाएं हम प्राप्त कर रहे हैं या सूचनाएं दे रहे हैं उसको प्रभावित करने वाले अवांछित तत्व को या बाह्य तत्व को। ठीक है, अवांछित तत्व या फिर बाह्य तत्व को शोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो शोर क्या होता है, नॉइस क्या होता है? जो भी बाधक होती हैं, नॉइस का हम मतलब बाधक से निकाल सकते हैं। संचार की प्रक्रिया में जितनी भी तरह की बाधक होते हैं, जो भी बाधक होते हैं उसको हम नॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप टेलीफोन पर या मोबाइल पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, बात करते करते आपका कनेक्शन बीच बीच में कट हो रहा है नेटवर्क की वजह से। तो वो जो नेटवर्क का इशू जो है, नेटवर्क का जो प्रॉब्लम है, वो आपका नॉइस कहलाएगा। ठीक है, समझ गए आप? नॉइस का मतलब कोई आवाज़ या चिल्लम चिल्ली ही नहीं होगा, हर तरह की वो चीज़ें जो संप्रेषण की प्रक्रिया में डिस्टर्ब उत्पन्न करती है। ठीक है, व्यवधान उत्पन्न करती है। मान लीजिए दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी सी दूर में कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है, बच्चे बहुत बकवास कर रहे हैं या फिर लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे हैं। तो इन दोनों की बातचीत में कोई ना कोई व्यवधान जरूर उत्पन्न होगा। एक ठीक से बोल नहीं पाएगा और दूसरा ठीक से सुन नहीं पाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो शोर शराबा होगा उसको नॉइस कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, सामने कोई अपना टिफिन कर रहा है, कोई अपना खाना खा रहा है, उसमें उसकी सेंट आ रही है। ठीक है, उसकी सुगंध आ रही है, तो उस सुगंध की वजह से भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं बातचीत करने में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक नॉइस होगा। ठीक है, समझ गए आप? ये होता है नॉइस। मान लीजिए आपके सिर में दर्द हो रही है और आप अपने दोस्त से बात करने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं सिर दर्द की वजह से, तो वो सिर दर्द जो होगा आपके लिए, आपके संचार में नॉइस का काम करेगा। ये होता है नॉइस। तो आई होप आप नॉइस को भी अच्छे से समझ गए होंगे। नॉइस का मतलब सिर्फ शोर शराबा नहीं होता है। शोर शराबा के अलावा ऐसी हर एक चीज़ जो आपकी संप्रेषण में, जो आपके कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वो नॉइस कहलाता है। ठीक है, तो इतने सारे कुछ एलिमेंट हैं। हम लोगों ने 9 एलिमेंट के बारे में यहाँ पर देखा, 9 तत्वों के बारे में देखा। आइए इसको एक ग्राफ के जरिए, एक जो है इस मॉडल के जरिए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है, सूचना की जो प्रक्रिया संचार की, उसको सबसे पहले हम लोगों ने सेंडर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसके बीच बीच में और भी चीज़ें होती हैं। जब सेंडर सूचना को भेजता है, मैसेज तैयार करता है, तो मैसेज तैयार करने के बीच में उसको कोडिंग करना पड़ता है। ठीक है, जो भी चीज़ें वो अगर उसके दिमाग में है तो पहले उसको कोडिंग करता है। ठीक है, उसको इनकोड करता है, उसको पहले इनकोड करता है कि उसको किस रूप में अपने दोस्त को भेजना है। फिर उसके बाद मैसेज तैयार हो जाता है। अब मैसेज को जब मैसेज रेडी हो जाता है, जब उसको आगे दोस्त तक भेजा जाता है तो वो प्राप्त करता है रिसीवर। ठीक है, जो उसको प्राप्त करता है वो रिसीवर कहलाता है। आपका दोस्त रिसीवर होगा और जब वो मैसेज को रिसीव करेगा तो वो क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। ठीक है, डिकोडिंग इसको कहते हैं। ये हो जाएगा एनकोडिंग और ये हो जाएगा डिकोडिंग। तो वो मैसेज को डिकोड करेगा। आप जो भी लैंग्वेज में उसको लिखे रहेंगे उसको वो समझने की कोशिश करेगा, आपके भाषा को वो डिकोड करके आपकी सूचना को ग्रहण करेगा। ठीक है,
उसके बाद आता है फीडबैक। जब वो मैसेज को पूरी तरह से पढ़ के समझ लेगा तो वो फिर आपको यहाँ से फीडबैक भेजता है यहाँ से कि चलिए मैं आपने जो भी मुझे भेजा वो मैं समझ चुका, तुमने जो मुझे भेजा वो मैं समझ गया और मुझे सूचना प्राप्त हो गई है, वो फीडबैक भेजता है। जैसे कि कोई एक दोस्त अपने दोस्त को मैसेज करके कहता है कि यार आज क्रिकेट खेलने जाना है, ठीक है, सभी तरह के क्रिकेट टूल्स को रख लेना। तो अब उसको समझना उसके दूसरे दोस्त के ऊपर है कि क्रिकेट टूल्स का क्या क्या मतलब है। अब वो इसने सिर्फ टूल्स कहा, ठीक है, इस दोस्त ने कहा सिर्फ कि क्रिकेट टूल्स रख लेना। अब उस क्रिकेट टूल्स का मतलब कई सारी चीज़ें हो जाती है जिसको समझना इसके ऊपर है, उसके कोड उसके मैसेज को डिकोड करना, ठीक है। उसके बाद इसने रिप्लाई दिया ओके, तो जो उसने ओके रिप्लाई दिया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पर नॉइज़ को भी स्थान दिया गया है। ये नॉइज़ जो है सूचना की जो प्रक्रिया होती है, संचार की जो प्रक्रिया होती है उसको डिस्टर्ब करता है। ये सेंडर को भी प्रभावित करता है और ये रिसीवर को भी प्रभावित करता है। ये दोनों तरफ से आप देख सकते हैं तीर के निशान है, मतलब ये सेंडर और रिसीवर दोनों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ यहाँ एक और बना लीजिएगा, ये मैसेज को भी प्रभावित करता है, ये सूचना को भी प्रभावित करता है। ये होता है नॉइस। तो ठीक है, इसकी मदद से आप बहुत आसान भाषा में इसको समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप आप इस चैप्टर को इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर इसी वीडियो में मैं सारी चीज़ें पढ़ा दूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमको इसको डिटेल से समझना है ताकि आपको दोबारा कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़े। तो ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझी। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा, खासकर लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो कुछ इतनी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।